मुफ्ती साहिबा को मैं ट्विटर पे देख रहा होता हूँ, वो बातें मुख्तलिफ किस्म की कर रही होती है, या शेख फैमिली के जो लोग हैं, पहले वो हुकूमत में रहे, दोनों मेरे ख्याल एक एक दफा या दो दो दफा सीएम रह चुके हैं, दिल्ली में बैठे रहते थे। आज वो लोग क्यों बातें कर रहे हैं और मोदी जी की हुकूमत जो है उसको बुरा भला कहते हैं? वजह क्या है? इनका ये कश्मीरियों का मतलब ये गम है या इनका पर्सनल इंटरेस्ट है जिसकी वजह से आज ये बोल रहे हैं? देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बोला, महबूबा मुफ्ती जी की पार्टी यहाँ की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है नहीं। वो अपने आप को कश्मीरी रिप्रेजेंटेटिव नहीं बोल सकती। ना ही अब्दुल्ला की पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बनी है। मतलब सबसे ज्यादा वोट्स उनको गए। तो आप किसी बीजेपी प्रवक्ता से बात कीजिए और देखिए कि वो क्या कहते हैं मोदी जी के रेजिम के बारे में, जिसको आप फैशिस्ट रेजिम कहते हैं, क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उनको सबसे ज्यादा वोट्स गए हैं। तो जाहिर सी बात है, आप मीर बशारत को बुलाइए अपने शो पे, आप सूफी यूसुफ को बुलाइए अपने शो पे, क्योंकि दे आर रिप्रेजेंटिंग द लार्जेस्ट वोट बैंक एट द मोमेंट इन कश्मीर। आप उनसे पूछिए। ठीक ठीक। ओके, अच्छा, एक यानी जी एक और चीज 370 जब हटाया गया तो इसलिए कहा, ये मतलब एक बहुत बड़ी चीज मैंने देखी उसके अंदर, क्या डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो रही थी कश्मीर के अंदर जिस तरह बाकी हिंदुस्तान के बड़े शहरों में हो रही थी। तो इसलिए हमने इसको 370 को हटा के 35A को हटाकर उसके बाद हमने डेवलपमेंट शुरू कर दी। ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज, क्योंकि आप ज्यादा करीब से उन चीजों को देखती है, मॉनिटर करती है, एज ए जर्नलिस्ट भी, एज ए एनालिस्ट भी, और इंडिया और कश्मीर दोनों के बीच में आप ट्रेवल भी करती, तो क्या कुछ मतलब बड़ा नजर आया है? तकरीबन साल या सवा साल तो गुजरा है, इसमें क्या कोई बड़ा चेंज आपको नजर आया? एज ए डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। डेवलप पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फ्रैंकली बताऊं, अभी तक सिर्फ ऐलान ही किया गया है, फाउंडेशंस ले किए गए हैं, काम उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ा जैसे प्लान किया गया था। अब जैसे उन्होंने डेवलपमेंट पैकेज में बता रही थी, 28,000 करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज इंट्रोड्यूस किया गया, उसके अलावा इतने सारे नए, आप ब्रिजेस बोल लीजिए, हॉस्पिटल्स बोल लीजिए, रोड्स बोल लीजिए, ये सारे लॉन्च हो चुके हैं एंड वर्क इज अंडर प्रोग्रेस। मगर द थिंग इज कि हाँ, इट इज स्लो। द रीजन बीइंग कि बीच में कोविड आ गया, 370 हटा अगस्त में, कोविड आ गया मार्च में, 6 महीने के अंदर कोविड आ गया, और उसके बाद ये पैंडेमिक की वजह से, आप तो जानते हैं पैंडेमिक के स्टार्टिंग के 3-4 महीने में कोई बाहर ही नहीं निकलता था डर के। तो बहुत सारी चीजें, लेबर नहीं मिलता था, ये बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से वर्क स्टॉल हो गए थे, मगर दे आर नॉट स्टॉल्ड एनीमोर, वर्क हैज बिगन and it is on the way. So it is a matter of infrastructural works and investment works, they take time to culminate into result. तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि जो हमारे नए एलजी हैं, he is not leaving any stone unturned to make sure कि जो जो मैनिफेस्टो में मेंशन्ड है वो होके रहे कश्मीर में, और वो पूरे ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड्स अपने गवर्नमेंट के वेबसाइट्स पे, ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल है कि कितने पैसे कहाँ पे खर्च हो रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट में खर्च हो रहे हैं, उसमें कितना मैन पावर लग रहा है, उसमें कितने जॉब्स जनरेट हो रहे हैं, वो सारी चीजें पब्लिक वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, जो पहले नहीं होता था। 370 के पहले तो सारा पैसा सेंटर का तिजोरी में जाता था, 2 फैमिलीज की। अब 370 के बाद ट्रांसपेरेंसी मिल रही है पब्लिक को, और बहुत सारे रुके हुए काम जो पहले रुके थे, इन सियासतदारों के जमाने में जब काम रुक जाते थे क्योंकि फंड्स ही नहीं रिलीज होते थे ना, उनकी तिजोरियों से फंड्स ही नहीं निकलते थे, तो मतलब 15-15 साल से यहाँ पे कुछ काम है जो रुके हुए हैं, फिर पियर के काम, ये वो दल लेक पे जो काम होना था, बहुत सारे काम है जो 15-15 साल से 2003-2004 से रुके हुए थे, वो भी अब किक स्टार्ट हो गए। राइट, दैट्स गुड। अच्छा, ये ना जी एक चीज ये है कि 370 के बाद जब मतलब पूरा एक क्लैम्प डाउन रहा कश्मीर के अंदर, फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता से उसको रिलैक्स किया गया और चीजें मतलब बेहतर होना शुरू हुई, मतलब स्कूल कॉलेजेस खुल गए, हॉस्पिटल्स वगैरह को आना जाना और सारी चीजें। अब मुझे सिर्फ एक चीज इस वक्त नजर आई कि वहां पे 2G चल रहा है, कि वहां का 4G जो मैंने उसके बारे में सुना था, तो मतलब दैट वाज क्वाइट गुड। जब मतलब उसे 5 अगस्त 2019 से पहले की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों से बात होती थी, तो बड़ी अच्छी मतलब सर्विस थी, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। अब क्या हुकूमत कह रही है कि कब तक हम इसको पूरा प्रॉपर उस तरीके से जिस तरह 5 अगस्त 2019 से पहले कश्मीर था उसी तरीके से रिवाइव करेंगे चीजों को, कि उसी तरीके से नॉर्मलाइज होंगी सारी चीजें, कम्युनिकेशन के सिस्टम की बात हो या कोई और? देखिए, इस चीज पे मैं आई एम विथ यू कि ये चीज, दिस इज रियली अनरीजनेबल। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये 2G पे हमें रख के ये क्या अचीव कर रहे हैं, कौन सा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है इनका। और वैसे तो गांधरबल एंड उधमपुर में 4G चल रहा है, 6-8 महीनों से चल रहा है, एंड मतलब पता नहीं बाकी डिस्ट्रिक्ट्स वालों ने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया, अजाब कर दिया कि हमें नहीं दे रहे। एंड इट इज डेफिनेटली ये एक चीज है, लेकिन
हम अपनी गवर्नमेंट से ये चीज पूछते रहते हैं, एंड देन एवरी टाइम वी होप कि मतलब नहीं 5 अगस्त की जब एनिवर्सरी आएगी उसमें ये लोग वापस रिस्टोर कर देंगे। बात भी हुई थी लेकिन हुआ नहीं, ये हाई कोर्ट से ऑर्डर आता रहता है। फिर उन्होंने बात की थी कि न्यू ईयर्स पे रिस्टोर कर देंगे एज अ न्यू ईयर गिफ्ट टू कश्मीरीज, फिर वो भी ना हो पाया। सो आई गेस ये तब हो जाए खत्म, ये हमारी इश्यूज तब खत्म होंगी जब वहां से आपके यहाँ से लोग टनल्स में से घुस घुस के हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेट करना बंद कर देंगे, तो शायद हमें वो वो क्या कहते हैं, वी विल गेट द रिलीफ ऑफ गेटिंग अवर 4G बैक। नहीं तो मसला ये है कि 5 अगस्त 2019 से पहले भी तो ये लोग घुस रहे थे ना, तो उस वक्त था, उस वक्त 4G चल रहा था। और बहुत मैंने कहा ना कि मैं इसलिए तारीफ करूं कि बहुत अच्छी क्वालिटी सर्विस थी। हमारे यहाँ है 4G तकरीबन पूरे पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं, बल्कि बहुत सारे इलाके हैं डिस्ट्रिक्ट जो वहां पे नहीं है। और अभी 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर जब लाइव कॉल्स ले रहे थे तो उनको कॉल भी आई तुर्बत से कि यार हमें क्यों आप 4G नहीं दे रहे। हालांकि 4G सर्विस वहां पे मौजूद है, तुर्बत में विजिट कर चुका हूं, गवादर में चल रहा है और तुर्बत वहां से कोई 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो उन्होंने यही पूछा कि भाई क्यों नहीं आप हमें दे रहे, तो उन्होंने कहा जब तक दहशतगर्दी नहीं खत्म होती तो फिर दहशतगर्दी तो 20 साल हमें हो गए, हम उसको फेस कर रहे हैं, तो क्या 20 साल आगे और अगर होगी तो क्या बलोचिस्तान को या मेरे फाटा के लोगों को क्या मतलब 4G सर्विस, या फिर कश्मीर के लोगों को ये चीज तो मतलब एंड होने वाली नहीं। अमेरिका इसको एंड नहीं कर सका, बड़े बड़े ममालिक नहीं कर सके, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्या करेंगे। यू आर कंप्लीटली राइट, इट इज कंप्लीटली अनरीजनेबल जो यहाँ पे, और ये समझते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा 2G में, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आजकल जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है वो बिजनेसेस कैसे करते हैं, सोशल मीडिया पे करते हैं ऑब्वियसली। तो उनको कितनी जरूरत होती है प्रोडक्ट्स लोड करने के लिए, पेमेंट गेटवेज जो होते हैं, ऑल दीज थिंग्स नीड अ गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी, एंड दे हैव टेकन अस 20 years बिहाइंड 2G में लेके, 2G के जमाने में ले आए हमको, एंड बहुत दिक्कत होती है ट्रस्ट मी आज के जमाने में 2G में सस्टेन करना, इट्स रियली वेरी अनरीजनेबल। वैसे पाकिस्तान कह रहा था कि 4G गिफ्ट कर देगा कश्मीर को, उसका क्या हुआ आप बताइए। मैं बिल्कुल बता देता हूं। उसका हुआ ये है याना जी कि इस वक्त हमारे कश्मीर, हमारे वाले साइड की जो कश्मीर का इलाका है, तो वहां पर एक पिक्सेल हमारी पाकिस्तान की बड़ी कंपनी है, उसका एक जिसे कहते हैं कि डिवाइस है 4G का छोटा सा, वो चल रहा होता है। बाकी इसके अलावा 4G सर्विसेज तो कहीं पर है और कहीं पर नहीं है। तो मैं तो पहले ये कहता हूं अपनी हुकूमत से कि आप पूरे पाकिस्तान को 100% कवरेज दे दें 4G की अच्छी क्वालिटी सर्विस के साथ। की बात करना, हाँ सही बात। तो मैं वही कह रहा हूं ना कि पहले इनको दे दे, तो उसके बाद कश्मीर को, तो चलो हिंदुस्तान भी दे रहा है, अगर उनसे कोई जगह रह गई तो हम आपको मतलब उनको हम गिफ्ट कर लेंगे, हमारे भाई है वो रहते हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब अगर 4G हमने गिफ्ट कर लिया तो कौन सी वो बात है, लेकिन पहले ये पाकिस्तान को तो पूरे कवर कर ले, गिलगित बल्तिस्तान को कर ले, और इस साइड वाले एग्जैक्टली उन्होंने वोट बैंक के लिए ऐलान पहले ही कर लिया मतलब ऐलान कर लिया, और अब हम अब तक वेट कर रहे हैं, ना वो दे रहे हैं ना इंडियन गवर्नमेंट दे रही है, तो वेट कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह आ जाएगा, वेट कर रहे हैं हम पर। वो कहते रहते हैं कि दिस मंथ नेक्स्ट मंथ, मगर अब तक हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स में चलता है, वो उधमपुर एंड गांधरबल, बस और कहीं नहीं। और याना एक चीज मुझे और जो मतलब आपसे कहनी है वो ये है कि मुझे लगता है कि आप लोगों को जो इंटरनेट पाकिस्तान देगा उसकी क्वालिटी मेरे ख्याल अच्छी होगी, क्योंकि वो हिंदुस्तान को दिखाना होगा ना कि देखिए यार हम किस किस्म की मतलब सर्विस दे रहे हैं, इतने MB की स्पीड हमारे पास आ रही है, 20-25 या 30 MB की। तो मेरे ख्याल आप इंशाल्लाह आप दे तो दो, हम उसका रिव्यू कर लेंगे, पहले आप दे तो नहीं ये हमारे यूथिया ग्रुप जो है PTI के, वो मेरे शोज देखते रहते हैं, तो यकीनन वो इसके ऊपर शायद खान साहब को कोई सजेशन दे दे कि देखिए यार कश्मीर से भी एक डिमांड आ गई है, वो भी श्रीनगर से याना मीर चंदानी साहिबा ने डिमांड की कि आप हमें दे दो यार, अगर इंटरनेट आपके पास इतनी अच्छी क्वालिटी का मौजूद है तो। यानी कि एक चीज मैं खान साहब से अगर वो देखेंगे तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले तो आप जो आई थिंक मलेशियन एयरलाइंस को कोई डेप्ट था वो चुका लीजिए पहले PIA का, उसके बाद हमें इंटरनेट दे देना, हम और वेट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, इतना कर लिया वेट पहले अपने कर्ज चुका लीजिए, इधर उधर आपकी प्लेन है फिर हाईजैक, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी नॉट हाईजैक इज नॉट राइट, आपकी प्लेन है सॉरी पैसों की वजह से उन्होंने पकड़ लिया, जहाज को पैसों की वजह से पकड़ लिया, और बेचारे PIA के पैसेंजर्स वहां स्ट्रैंडेड हो गए इतने घंटों तक। तो ये मतलब पहले आप उनकी प्रॉब्लम वो कर्जे वर्जे अपने चुका लीजिए, फिर आप हमें दे देना इंटरनेट। याना जी उसके हवाले से जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर से पूछा गया 1-2 हफ्ते पहले, एक जर्नलिस्ट ने पूछा फॉरेन ऑफिस में कि कुरैशी साहब वो जहाज का क्या हुआ, वो हमारा जहाज पकड़ा गया कुआलालंपुर में, तो उन्होंने कहा इस वक्त हिंदुस्तान जो है ना वो ताक में बैठा हुआ है, वो हमें जो है हमारे मुल्क में इंसर्जेंसी फैला रहा है,
मतलब उस सवाल का जवाब सुने जरा, उन्हें कुरैशी साहब ने ये जवाब दिया उनको जहाज के, ये कहना चाहिए कि उन्होंने वो भी। जी जी प्लीज। मैं वही कह रही हूँ ना कि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू इंडिया, मतलब जो भी वहां हो रहा है वो इंडिया कर रहा है, इंडिया की वजह से हो रहा है, दिस इज नॉनसेंस। वो तो कहेंगे कल की कोविड भी इंडिया ने भेजा है पाकिस्तान में। और हमारे जो एविएशन के मिनिस्टर, उनकी बाकायदा स्टेटमेंट आई है 2 दिन पहले, उन्होंने गुलाम सरवर खान साहब ने ये कहा है कि इंडियन लॉबी की वजह से हमारा जहाज जो है वो कुआलालंपुर में पकड़ा गया। तो उन्होंने कह दिया, बिल्कुल क्लियर कट कह दिया, आप जो कह रही है ना वो कह चुके हैं ऐसा कि भाई ये इंडिया ही करवा रहा था, वहां पे इंडिया का कोई बंदा बैठा हुआ था। तो मैंने गुलाम सरवर खान साहब को ट्विटर पे लिखा, मैंने कहा गुलाम सरवर खान साहब आप भी उस लेवल तक पहुंचे ना कि आपके बंदे भी उस लॉबी में बैठ जाए और फिर इंडिया का जहाज कोई भी इंडियन एयर का कुआलालंपुर में या किसी और इस्लामिक मुल्क में वहां पे पकड़वा दीजिएगा, वहां पे तो हिसाब बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आप बातें कर रहे हैं लेकिन वो नहीं। अच्छा याना जी एक चीज, आजकल प्रोटेस्ट चल रहा है, आजकल तो नहीं, तकरीबन 1-2 महीने हो गए दिल्ली में। कल या परसों से जब ट्विटर के ऊपर मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज ने ट्वीट्स की, जिसमें मियां खलीफा तक ने मतलब ट्वीट किया और मतलब लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे थे उस चीज का, बहुत सारे लोगों ने मतलब रिहाना ने किया, गीता ने किया, कमाला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस ने किया। तो इन सारे लोगों ने उसके ऊपर मतलब इंडियन जो हमारे, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं वहां पर, तो उन्होंने काफी बुरा माना कि इन्होंने क्यों बात की। तो क्या मतलब किसी इशू के ऊपर बात करना बुरा है, या उनको ये बुरा लगा कि यार ये हमारे इंटरनल मैटर है और इसके ऊपर मतलब मियां खलीफा को क्या पड़ी हुई है या किसी और को क्या पड़ी हुई। हालांकि वो करते रहते, इससे पहले जो जस्टिन ट्रूडो साहब ने उसने बाकायदा 2 दफा स्टेटमेंट दी थी इस इशू के हवाले से। जी देखिए, इंडिया को बुरा इसलिए लगता है कि यस, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल मैटर है, हम सॉल्व कर लेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब यूसुफ जाई साहब ये नहीं है कि बस हमें कोई चीज पसंद नहीं आई हटाओ इसको, नो। आपको थोड़ा सा समझौता करना पड़ता है, हर किसी की खुशी को ध्यान में रखना पड़ता है। ये नहीं कि बस किसी एक कहीं पे प्रोपेगेंडा हो गया तो उससे डर के गवर्नमेंट चुप हो जाएगी। ये मतलब एक वीक गवर्नमेंट भी नहीं होती है। डेमोक्रेसी का मतलब डजंट मीन कि गवर्नमेंट इज वीक, तो एक वो होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डेमोक्रेसी का फायदा उठाया जाता है, एक्सटर्नल फोर्सेस जो होते हैं वो फायदा उठाते हैं। और कुछ लोग जैसे रिहाना या ग्रेटा थनबर्ग, इनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कितनी है इसके बारे में आप खुद ही जानते हो। ये इन्होंने कहीं ना कहीं से फॉलोअर्स देखो इनकी। अब रिहाना इज अ सिंगर एंड शी इज डैम गुड एट व्हाट शी डज, लेकिन उसकी वजह से उसके 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जिसमें से बाय द वे 22 मिलियन फेक है, बॉट्स हैं। बट फिर भी 80 मिलियन इज अ ग्रेट नंबर ऑफ फॉलोअर्स टू हैव। अब जब शी इज अ सोशल इन्फ्लुएंसर, मुझे पता है कि ऐसे लोगों को पैसे दिए जाते हैं कि यार तुम आज ये चढ़ा दो ट्विटर पे, तुम आज वो चढ़ा दो, दे मेक मनी आउट ऑफ देयर इन्फ्लुएंसिंग। अब वो बिना जाने बिना समझे कुछ भी चढ़ा देते हैं। जैसे आपने देखा ग्रेटा थनबर्ग ने ये प्रूव कर दिया, क्योंकि उसने पूरा ही वो जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब पूरा ही वो जो डॉसियर क्या बोलते हैं उसको, वो आता है, वो पूरा ही उसने डाल दिया गलती से, जिसमें प्रो खालिस्तान ग्रुप ने कहा कि इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे इनको टैग करना है, ऐसे का मतलब ये पूरी एक प्लानिंग थी। तो उसने गलती से क्या, वो उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होगी कितनी कि उसने पूरा वो ही ट्वीट कर, अच्छा आज ये ट्वीट करना है, अच्छा इसके कितने डॉलर मिले, अच्छा इतने $100, इतने $100,000 मिले, चलो मैं कर लेती हूँ ट्वीट। उसने कर दिया बिना सोचे समझे कि इसका क्या असर होगा यहाँ पे। शी जस्ट डिड इट। अब ये चीज है कि वो भी, शी इज अ स्वीडिश, और स्वीडन में जिस फार्म लॉज के लिए यहाँ गवर्नमेंट कोशिश कर रही है लाने का, वो फार्म लॉज एग्जिस्ट करते हैं स्वीडन में। तो वो विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस कि यही सेम चीज उसकी कंट्री में भी है, तो व्हाई इज शी ऑब्जेक्टिंग टू इट इन आवर कंट्री। तो ये दोगलापन, ये हिपोक्रेसी इंडियंस को पसंद नहीं आती कि तुम बस अपने सोशल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, अपने पैसे बनाने के लिए तुम हमारे इंटरनल मैटर्स में क्यों इंटरफेयर करते हो। क्या आप देखते हो हम कभी कुछ स्वीडन के बारे में लिखते हैं? नहीं, बिकॉज हमें नहीं पता ना कि वहां पे एग्जैक्टली क्या है, आपकी गवर्नमेंट चाहती क्या है। तो आप क्यों यहाँ इंटरफेयर करो? इट्स सिंपल एज दैट। दोस्तों, फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती, वो बात तो भारत की करते हैं लेकिन उनके दिल में पाकिस्तान बसता है, और इस बात का प्रूफ वो कभी कभी दे भी देते हैं। आप सभी को पता है कि कश्मीर में कितने सालों से अपनी दुकान चला रहे थे। धारा 370 हटने के बाद इनकी दुकान बंद हो गई। अब उसके बाद ये चाइना से भी मिल गए, चाइना के साथ मिलकर ये धारा 370 को बहाल करवाना चाहते थे, लेकिन इनका जो षड्यंत्र है, इनकी जो कोशिशें हैं वो नाकाम हो गई हैं, और इसीलिए अब इनका पाकिस्तान का, चाइना का प्रेम जो है
वो लगातार जाग ही रहा है। महबूबा मुफ्ती की जिस तरीके से बातचीत है उससे ये साफ नज़र आता है कि इनका जल्द ही बसेरा पाकिस्तान में करवा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को हमारे देश में देश की जनता स्वीकार नहीं करना चाहती है। और पिछले दिनों हमने आपको दिखाया भी था कि हमारे देश की जो जनता है वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ऐसे लोग हमारे देश में रहें। तो महबूबा मुफ्ती की जो औकात है अब वो बस एक ऐसे नेता की रह गई है जो देश में अपने आप को समझते तो हैं कि वो इस देश के नेता हैं, एक लीडर हैं, अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन देश की जनता उनके बातों को तवज्जो नहीं देती है। और अगर उनका कुछ भी बयान आता है तो लोग साफ ये कहते हैं कि ये ऐसे लोग हमारे देश के लिए एक बड़ा खतरा है और जल्द से जल्द इनको देश से निकालना चाहिए।